विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 साउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारी NCERT इस चैप्टर के बारे में हमें क्या बतला रही है। Every day we hear sounds from various sources like humans, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radios, etc. यानी कि हर दिन हम अपने आसपास में बहुत तरह की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कि लोगों का बोलना, जैसे लोग आपस में बात करते हैं तो उनकी आवाज़ें हम सुनते हैं। चिड़ियाँ जब चहचहाती हैं तो उनकी आवाज़ हम सुनते हैं। बेल्स यानी मंदिरों में जब घंटियाँ बजती हैं उनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। मशीन्स की आवाज़ सुनते हैं। सुबह सुबह जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें हम सुनते हैं। टेलीविज़न की आवाज़, रेडियो की आवाज़, ये सभी आवाज़ें हम डेली डिफरेंट टाइप की आवाज़ें हम सुनते हैं। Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हमारे जो ईयर है, हमारे जो कान है, उसमें हियरिंग की सेंसेशन उत्पन्न होती है, सेंसेशन पैदा होती है, जिस वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं, किसी भी बात को सुन पाते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एट्सेट्रा। तो एनर्जी के कुछ और फॉर्म्स भी हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सभी भी हमारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर्स। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट वी कैन नीदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस। तो जब आप ताली बजाते हो तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी। तो बिना आप एनर्जी को यूटिलाइज किए हुए क्या आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज़ टू प्रोड्यूस साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपने एनर्जी के कौन से फॉर्म का यूज़ किया है? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम एंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है और किस तरह से किसी भी मीडियम में हम जो साउंड है वो ट्रांसमिट किस तरीके से होता है और किस तरह से हमारे जो कान है, हमारे ईयर्स उस साउंड को किस तरीके से रिसीव करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है 11.1। इसमें लिखा है टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट्स प्रॉन्ग ऑन अ रबर पैड, ब्रिंग इट नियर योर ईयर। तो यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और उसको एक जो रबर पैड है दिया हुआ है, उस रबर पैड पर उसको स्ट्राइक करना है। तो जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करोगे वो वाइब्रेट करने लगेगा और उसको आपके ईयर के पास में आपको लेकर के जाना है। ये वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फॉर्क है। इसको रबर पैड पर जैसे ही आपने इसको स्ट्राइक किया ये वाइब्रेट करने लगा। तो ये वाइब्रेटिंग फेज इसका दिखला रहा है ट्यूनिंग फॉर्क का। डू यू हियर एनी साउंड। तो जैसे ही वो वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फॉर्क आप अपने कान के पास लेकर के जाते हो, क्या कोई साउंड आपको सुनाई पड़ता है? टच वन ऑफ द prongs ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विथ योर फिंगर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है इसका वन एंड को आपको टच करने के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद टच जैसे ही करोगे तो क्या आप फील करते हो वो आपको अपने दोस्तों के साथ में बतलाना है। तो आप वाइब्रेशन फील करोगे। नाउ सस्पेंड अ टेबल टेनिस बॉल और अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय अ थ्रेड फ्रॉम अ सपोर्ट। टेक अ बिग needle and a thread, put a knot at one end of the thread and then with the help of the needle pass the thread through the ball. Touch the ball gently with the prong of a vibrating tuning fork as shown in figure। तो ये हमारी ये डायग्राम है। इस तरीके से हमारे ये सेटअप को प्रिपेयर करना है। एक थ्रेड लेना है और टेनिस बॉल लेना है, साथ में एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है
और उसके बाद क्या करना है, ट्यूनिंग फॉर्क जो इसको पैड पर इसको स्ट्राइक करने के बाद ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगेगा। तो जैसे ही ये वाइब्रेट करने लगेगा तो इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को आपको ये जो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल जो थ्रेड के सहायता से यहाँ पर लटकी हुई है, यहाँ पर इसके पास में जो टेनिस बॉल के पास है उसको वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को ले करके आना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड डिस्कस योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा वो आपको बताना है। तो जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क के पास में, ट्यूनिंग फॉर्क को इस बॉल के पास में, टेनिस बॉल के पास ले करके आओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑसिलेशन देखने के लिए मिलेगा। आगे हम देखेंगे, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। नाउ एक और एक्टिविटी है आपके पास में 11.2, फिल वाटर इन अ बीकर और अ ग्लास अप टू अ ब्रिम। तो यहाँ पर एक बीकर है, बीकर में पानी को ऊपर तक भर देना है। जेंटली टच द वाटर सरफेस विथ वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क एज शोन इन फिगर। तो फिर से ट्यूनिंग फॉर्क को उसी तरह से रबर पैड पर आपको स्ट्राइक करना है। जैसे ही स्ट्राइक करोगे वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो वाइब्रेशन के बाद इसका वन एंड को क्या करना है, वाटर जो फिल किया है आप ग्लास में आपने, उसके पास में लेकर के आना है। नेक्स्ट, डिप द prong ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इन वाटर एज शोन इन फिगर। और उसके बाद क्या करना है, एक एंड को आपको पानी में डिप कर देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स इन बोथ द केसेस। तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बतलाना है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स व्हाई दिस हैपन्स। तो जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करना है। सारे आंसर्स आपको आगे मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है, फ्रॉम द above activities, what do you conclude? Can you produce sound without a vibrating object? तो ये जो एक्टिविटीज़ आपने की, आपने यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला? क्या आप साउंड को बिना वाइब्रेशन के प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। तो आपने अभी जो भी एक्टिविटी की इसमें जो था, चीज़ें आपको वाइब्रेट करती हुई दिखाई दे रही थी। फर्स्ट केस में आपने बॉल के पास में जब ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को आप जब लेकर के गए तो बॉल में आपको क्या दिखाई पड़ा, इसमें ऑसिलेशन दिखाई पड़ा। तो ये वाइब्रेशन की वजह, इसकी वाइब्रेशन की वजह से हुआ और इसी वाइब्रेशन की वजह से आप साउंड भी सुन पा रहे थे। इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप अपने ईयर्स के पास लेकर के जाओगे तो आपको साउंड भी सुनाई पड़ेगा। यहाँ पर इस केस में आपने क्या किया कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप यहाँ पर लेकर के गए थे तो पानी में भी वाइब्रेशन दिखाई पड़ा था। इसका मतलब साउंड प्रोड्यूस इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था ये वाइब्रेट कर रहा था। आगे क्या लिखा हुआ है, इन द अबव एक्टिविटीज़ वी हैव प्रोड्यूस्ड साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। तो यहाँ पर साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ था, ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने स्ट्राइक किया था रबर पैड पर तब साउंड प्रोड्यूस हुआ था। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग साउंड को किस तरीके से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी चीज़ को प्लग करोगे, खींचोगे, एक रबर को ही खींचोगे और छोड़ दोगे तो वहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। स्क्रैचिंग करोगे, स्क्रैच करोगे किसी चीज़ को, आप टेबल पे ही स्क्रैच करना स्टार्ट करो तो वहाँ पर भी आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। किसी चीज़ को रब करते हो तो वहाँ भी साउंड सुनाई पड़ेगा। कहीं पर किसी चीज़ को ब्लो करोगे या शेक करोगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पर भी आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। एज पर द अबव एक्टिविटीज़ व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी एक्टिविटीज़ हमने की है उसके अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ में क्या किया है, क्या कर सकते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस हो। वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको वाइब्रेटिंग पोजीशन में लेकर के हम आ जाएंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वाइब्रेशन का मतलब होता है कि एक तरह का जो टू एंड फ्रो मोशन, ऑब्जेक्ट का रैपिड मोशन होता है टू एंड फ्रो वे में, आगे पीछे ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगता है। तो यहाँ पर रैपिड वे में आगे पीछे मूव करता है, यही जो आगे पीछे मूव करता है इसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। तो टू एंड फ्रो मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रैपिडली मूव करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। The sound of the human voice is produced due to vibrations in the vocal cord। तो हमारा जो ह्यूमन वॉइस है, ह्यूमन की जो वॉइस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हमारे जो गला है, हमारे जो गले में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और इसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। When a bird
फ्लैप्स इट्स विंग्स डू यू हियर एनी साउंड। तो जब चिड़िया उड़ती है अपने पर को फैला करके जब वो उड़ती है तो किसी तरह का साउंड आप सुन पाते हो। थिंक हाउ द बजिंग साउंड accompanying a bee is produced। तो जब एक मधुमक्खी उड़ती है तो वहाँ पर भी आपको बजिंग का साउंड सुनाई पड़ता ही होगा। उसका जो पंख है उससे आपको बजिंग का साउंड सुनाई पड़ेगा, बज साउंड सुनाई पड़ता होगा। अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। तो यहाँ पर एक रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे और उसके बाद छोड़ दोगे तो उसके बाद उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और इस वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे भी आपको साउंड सुनाई पड़ेगी। इफ़ यू have never done this then do it and observe the vibration of the stretched rubber band। अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड के थ्रू ऑब्जर्व मतलब प्रैक्टिकल करना है तो आप ऑब्जर्व कर लोगे इजीली। आपके घर पे भी रबर बैंड होगा तो उससे आप ऑब्जर्व करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। अगला एक और एक्टिविटी है 11.3 मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट बनाना है और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, किस पार्ट के वाइब्रेशन से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के किस पार्ट के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ साउंड का प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड, ये तो हमने देख लिया। अब साउंड कैसे प्रोपागेट करता है, आगे कैसे बढ़ता है, उसके बारे में जानेंगे। प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमने ये जाना कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। तो वो सब्सटेंस, वो मैटर जिससे साउंड ट्रांसमिट होता है उसे हम मीडियम कहते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। तो साउंड किसी भी मीडियम से ट्रैवल करता है और जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा वहाँ से वो जगह जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ उसको जनरेशन पॉइंट कहें तो जहाँ से होगा जनरेशन पॉइंट हो गया। वहाँ से जहाँ तक लिसनर होता है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, वहाँ तक आपका साउंड जब पहुँच जाता है तो वो व्यक्ति लिसनर कहलाता है। तो जहाँ से जनरेट हुआ वहाँ से लेकर के लिसनर तक पहुँचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोपगेशन कहते हैं। When an object vibrates, it sets the particle of the medium around it vibrating। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो जो पार्टिकल्स होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें उसके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन देखने के लिए मिलता है। द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कांटेक्ट में आते हैं वो क्या होता है कि वो वाइब्रेशन, फर्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट किया और उसके बाद में वो जो एनर्जी था वो दूसरे पार्टिकल के पास में एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ और वो फर्स्ट पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। तो वो जो एनर्जी है इसी तरीके से सेकेंड पार्टिकल थर्ड को वाइब्रेट करेगा और वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी तरह से साउंड जो है वो आगे बढ़ते जाता है, एक दूसरे के पास एनर्जी का ट्रांसफ़र होते जाता है। इट देन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल। वही लिखा है कि एक पार्टिकल वाइब्रेट किया, उसने दूसरे पार्टिकल के पास में फोर्स exert किया, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest। तो इस वजह से जो दूसरा पार्टिकल होगा वो रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही उसने पहले पार्टिकल ने फोर्स उस पर अप्लाई किया तो दूसरा पार्टिकल मोशन में आ गया। After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position। तो दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करने के बाद फर्स्ट पार्टिकल क्या होता है, वो अपने रेस्ट पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस आर ईयर। तो ये मीडियम में ये जो प्रोसेस है वो तब तक कंटिन्यू होता है जब तक साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंच ना जाए, तब तक ये प्रोसेस ये कंटिन्यू होता है। The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium। तो यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि जो मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसमें पार्टिकल्स में वाइब्रेशन देखा जाता है। तो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, यहाँ बल्कि वो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और वो जो डिस्टरबेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू a medium when the particle of the medium सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन। तो वेव क्या होता है, ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम में मीडियम के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एक मूव करते हुए दिखाई पड़ता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाता है। दे इन टर्न प्रोड्यूसेस सिमिलर मोशन इन अदर्स। इसी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास में जब मूव करके जाएगा तो सिमिलर मोशन दोनों पार्टिकल्स में देखा जाएगा। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड आउट। तो वही लिखा है कि जो पार्टिकल होता है, मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल मूव नहीं होता है, लेकिन उसका जो डिस्टर्बेंस है, वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है पार्टिकल में, वो डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव होता है। दिस इज़ वॉट हैपन्स ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम, हैंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव। तो इसी तरीके से साउंड जो है एक मीडियम में प्रोपागेट करता है और साउंड को एक वेव की तरह हम लोग विजुअलाइज करते हैं। साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोशंस ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव जो है उसको हम लोग पार्टिकल के जो भी मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल के मोशन के थ्रू हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग साउंड को एक मैकेनिकल वेव कहते हैं। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। तो साउंड एक कॉमन हमारे पास में जो एयर के बारे में बात करें तो ये एक कॉमन मीडियम है जिससे कि साउंड इजीली ट्रैवल कर पाता है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ में मूव करता है तो वो पुश करेगा, या फिर मतलब एयर को पुश करेगा, या फिर पहले तो पुश करेगा और साथ में उसको कंप्रेस करेगा, फ्रंट पार्ट में जा करके उसको कंप्रेस करेगा और पुश करेगा। तो इस तरह से हाई रीजन और लो रीजन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। दिस रीजन इज़ कॉल्ड कंप्रेशन। तो ये जो रीजन है जहाँ पर उसने पुश किया, और पुश करने के बाद में फर्स्ट रीजन को जहाँ पर उसने पुश किया, ये साउंड है, ये पार्टिकल्स है, इसने पुश किया, पार्टिकल्स को पुश किया, तो ये पार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे के नज़दीक में आ गए। तो ये जो जगह है जहाँ पर ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में कंप्रेस हो गए, इस रीजन को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। और यही जो कंप्रेशन है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। When the vibrating object move backward, it creates a region of low pressure called rarefaction. तो जब ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है तो एक रीजन क्रिएट होता है, उस रीजन को हम लोग रेरिफैक्शन के नाम से जानते हैं। ये रीजन जो है ये रेरिफैक्शन है, जहाँ पर साउंड पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसके बीच में जो हमारा मीडियम में मूवमेंट हो रहा था, ये इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। As the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. तो जैसे ये पार्टिकल आगे पीछे रैपिड वे में मूव करता है तो यहाँ पर एक सीरीज़ बन जाता है कंप्रेशन और रेरिफैक्शन का। तो एयर में इस तरह का एक सीरीज़ बनता है। पहले यहाँ पर कंप्रेस्ड वे में दिखाई पड़ेगा पार्टिकल, फिर यहाँ पर ये फैलेगा तो इसको हम लोग रेरिफैक्शन कहते हैं, फिर साउंड कंप्रेस होगा, फिर रेरिफैक्शन उसमें देखा जाएगा। तो इस तरह से एक सीरीज़ का क्रिएशन होता है यहाँ पर। दिस मेक्स द साउंड वेव दैट प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम। इस तरीके से एक मीडियम में साउंड प्रोपागेट करती है। कंप्रेशन इज़ द रीज़न ऑफ हाई प्रेशर एंड रेरिफैक्शन इज़ द रीज़न ऑफ लो प्रेशर। तो कंप्रेशन वैसा रीज़न है जहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो नज़दीक आते हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और रेरिफैक्शन वो रीज़न है जहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर हो जाते हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। Pressure is related to the numbers of particles of a medium in a given volume. तो जो भी हमारे पास में वॉल्यूम होगा, एयर का जो भी वॉल्यूम होगा उसमें जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड होता है। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा जो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन आपको दिखलाई पड़ेगा। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। यानी कि मीडियम का जो पार्टिकल है उसमें अगर ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें होगा, ज़्यादा डेंस होगा तो वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा,
वही लिखा हुआ है। दस प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस और प्रेशर वेरिएशंस इन अ मीडियम। तो इस तरीके से हम साउंड के प्रोपगेशन के बारे में विजुअलाइज कर सकते हैं कि जिस तरीके से डेंसिटी अगर वेरी करेगा तो प्रेशर भी वेरी करेगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी इस तरीके से ज़्यादा लगेगा। ना हमारे पास में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर्स को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम टू रीच योर ईयर। तो आपके ईयर तक पहुंचने के लिए साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है ताकि आपके ईयर तक पहुंच पाए, तो इसको आपको यहाँ पर बतलाना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये जो पैराग्राफ हमने अभी रीड किया है, इसी पैराग्राफ में प्रोपगेशन ऑफ साउंड में जो आपने पढ़ा है, इसको आप सिंपल वे में आपको लिखना होगा कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट में जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, साउंड प्रोपगेट करता है आगे की तरफ। तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपस में कॉलिजन होता है, और कॉलिजन के बाद जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उस पार्टिकल में, वो वाइब्रेशन जो है वो आगे की तरफ में ट्रांसफ़र होती है, और धीरे धीरे यही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और इस तरीके से हमारे पास में एयर में कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन देखा जाता है, और फाइनली ये कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन तब तक स्टार्ट रहता है जब तक हमारे जो साउंड है वो ईयर तक ना पहुंच जाए। तो इस पैराग्राफ में ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको इसी पैराग्राफ को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। तो स्कूल बेल में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको आपको बतलाना है। तो आंसर क्या होगा, स्कूल बेल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन heated which creates compression and rarefaction in air and sound is produced। तो स्कूल बेल को जब हीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेशन की वजह से कंप्रेशन और रेरिफैक्शन देखा जाता है। रेरिफैक्शन एयर में प्रोड्यूस होता है, और इस वजह से जो हमारा साउंड जो होता है बेल का, उस तरह हम लोग सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। आंसर है, सिंस साउंड वेव्स डू सम मैकेनिकल वर्क वाइल मेकिंग डिस्टर्बेंस इन मीडियम, हैंस साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। थर्ड क्वेश्चन है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तो आप और आपके फ्रेंड मून पर हैं, तो आप आपस में बात करना चाहते हैं, तो क्या आप एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। आंसर क्या होगा कि हम लोग मून पर एक दूसरे से जब बात करेंगे तो हम कोई भी साउंड नहीं सुन पाएंगे। सिंस साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपागेट एंड देयर इज़ नो मीडियम प्रेजेंट ऑन द मून। तो हम साउंड को जो है प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और मून पर किसी तरह का कोई भी मीडियम नहीं है। सो आई विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ माई फ्रेंड ऑन द मून। इसीलिए मून पर जो आपके दोस्त होंगे उसकी आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली अ DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।